सुप्रभात। आज सुबह की बड़ी खबरें। आगामी 18 सितंबर से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है। सत्र में 5 बैठकें होंगी। लोकसभा और राज्यसभा ने विशेष सत्र की तारीखें अधिसूचित कर दी है। भारत सरकार 18 सितंबर से 22 सितंबर तक संसद के विशेष सत्र के लिए बजट अधिसूचना जारी कर दी है। इसके पहले एक सोशल मीडिया पोस्ट में संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा था, अमृतकाल के बीच सरकार संसद में सार्थक चर्चा और बहस की उम्मीद कर रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए अगले सप्ताह भारत की यात्रा करेंगे और ऐतिहासिक अवसर पर आगामी 8 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जकार्ता में आसियान भारत शिखर सम्मेलन और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आगामी बुधवार से इंडोनेशिया की 2 दिवसीय यात्रा पर जाएंगे। भारत ने सलालाह ओमान में उद्घाटन पुरुष हॉकी 5S एशिया कप 2023 जीतने के लिए फाइनल में पाकिस्तान को पेनल्टी शूटआउट में हराया। मध्यांतर तक पाकिस्तान 3-2 से आगे था, लेकिन भारत के खिलाड़ियों ने अंतिम सीटी बजने से पहले खेल को 4-4 से बराबर करने के लिए संघर्ष कर बाजी मार दी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने आगामी 16 सितंबर तक आपदा प्रभावित इमारतों और सड़कों के पुनर्निर्माण को छोड़कर निर्माण के लिए पहाड़ियों के काटने पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। एलन मस्क द्वारा संचालित एक्स पूर्व में ट्विटर हजारों यूजर के लिए घंटों तक बंद रहा, जब सूडान स्थित हैकर्स ने मस्क पर उनके देश में सस्ती इंटरनेट सेवा स्टारलिंक शुरू करने का दबाव बनाने के लिए प्लेटफॉर्म पर हमला कर दिया। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी स्टडीज ने कहा है कि अगस्त में पाकिस्तान में आतंकवादी हमलों में तेजी से वृद्धि देखी गई। देश भर में 99 घटनाएं दर्ज की गई, जो नवंबर 2014 के बाद से सबसे अधिक मासिक संख्या है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के प्रांत में 2 अलग-अलग गोलीबारी में 1 सेना अधिकारी और 2 सैनिक मारे गए। एक चौंकाने वाले अध्ययन में यह बात सामने आई है कि जिन महिलाओं को विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF का उपचार मिला है, उनमें प्रसव के 12 महीनों के भीतर स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। छत्तीसगढ़ में जल्द ही विधानसभा चुनाव के लिए डंका बजने जा रहा है। इसके लिए राजनीतिक दलों ने अपनी कमर कस ली है। कांग्रेस लगातार अपनी सत्ता को बचाने की जुगत में है। इसके लिए सीएम बघेल के साथ साथ कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी जोर लगाना शुरू कर दिया। आज उन्होंने युवाओं पर ऐसा दांव लगाया जिससे बीजेपी चुनाव में पस्त हो सकती है। देखते हैं ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ चुनाव में हर वर्ग को साथ कर ही जीत का इतिहास रचा जा सकता है। इस बात से कांग्रेस बखूबी वाकिफ है। यही वजह है कि वो जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं, वैसे वैसे महिलाओं से लेकर युवा वोट बैंक को अपनी तरफ कर रही है। आज युवाओं की दिल में उतरने के लिए नवा रायपुर के मेला ग्राउंड से राहुल गांधी ने जोरदार हुंकार भरी। राहुल गांधी ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने कई वादे पूरे किए। सरकार ने बिजली बिल हाफ किया, कर्ज माफ किया। बीजेपी और पीएम मोदी 2 से 3 अरबपतियों के लिए काम करते हैं। पीएम मोदी को बताना चाहिए कि वो अडानी पर जांच क्यों नहीं करते। कांग्रेस सरकार झूठे वादे नहीं करती। पीएम मोदी ने कहा कि काला धन वापस आएगा, लेकिन उल्टा देश का धन बाहर जा रहा है, इंटरनेशनल न्यूज़पेपर कह रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि मैंने छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल से कहा था कि हमारा फोकस छोटे व्यापारियों पर होना चाहिए। छत्तीसगढ़ देश का सेंटर है, इस प्रदेश को लॉजिस्टिक सेंटर बनाना है। राहुल ने सिर्फ युवाओं को साधने की कोशिश नहीं की, बल्कि आदिवासी वोट बैंक पर भी निशाना लगाया। उन्होंने कहा कि आदिवासी देश के असली मालिक हैं। हम उनके अधिकारों की रक्षा कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी उनके लिए वनवासी शब्द का इस्तेमाल करती है। इस शब्द के पीछे उनकी गलत सोच है। बीजेपी कहती है कि वो सिर्फ जंगल में रहें, आगे ना बढ़ें। कांग्रेस सरकार कहती है कि जंगल के साथ उन्हें अपने सपने पूरे करने का भी हक है। कांग्रेस सांसद ने आज आदिवासियों को लुभाकर तीर एकदम निशाने पर मारा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ की सियासत में ऐसा कहा जाता है कि आदिवासी वोटर जिस पार्टी के साथ जाता है, राज्य में उसकी सरकार बनती है। छत्तीसगढ़ की कुल आबादी करीब 2 करोड़ 75 लाख है, जिसमें से 34% आदिवासी वोटर्स हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 28 आदिवासी सीटों पर जीत हासिल की थी। इस बार भी पार्टी का फोकस युवाओं से लेकर आदिवासियों पर है। अब देखना होगा कि क्या राहुल की रणनीति कारगर हो पाती है या नहीं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की मजबूती से बीजेपी की चिंता बढ़ना लाजमी है। चिंता में तो इंडिया गठबंधन ने भी बीजेपी को डाल दिया है। मुंबई में विपक्षी गठबंधन इंडिया की तीसरी बैठक को लेकर सीएम नीतीश ने कहा कि सब कुछ ठीक हो गया है, सीट शेयरिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जल्द इस पर फैसला होगा।
क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुंबई में हुई इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक में शामिल होने के बाद वापस लौट चुके हैं, जहां सीएम ने कहा कि हम लोगों की आपस में बहुत अच्छी बातचीत हुई, चिंता की कोई बात नहीं है, अब हम सब मिलकर लड़ेंगे। 5 तरह के कामों के लिए कमेटी बन गई है, केंद्र सरकार बहुत कुछ कर रही है, लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराने की बात हो रही है। इसी के साथ मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए नीतीश ने कहा, ये ना भाई, ये तो बात होगा हाउस में जो आएंगे प्रपोजल दे के आएंगे और उसी समय ना एक एक चीज कहा जाएगा क्या हो रहा है। हम तो पहले ही से ना मेरा डाउट है कि भाई देखिए ये पहले ही चुनाव कराने के चक्कर में, क्योंकि इनको लग रहा है कि विपक्ष की एकता हो रही है तब खतरा में वो आ गए, इसलिए जल्दी चुनाव ना हो के बहुत तरह की बात है। तो क्या होगा, हाउस में सब चीज का डिस्कशन होगा। विशेष सत्र में क्या आप लोग सेंसस का मुद्दा भी उठाएंगे सदन में? अरे भाई सारी बात होगी ना, चिंता भी क्या कर रहे हैं, अभी चिंता मत करिए, उस समय जिस समय बुलाएंगे उनका प्रपोजल होगा। नीतीश के अलावा मुंबई में इंडिया गठबंधन की बैठक में हिस्सा लेने वाले तेजस्वी यादव ने भी बीजेपी और पीएम मोदी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जनता जो मजबूत विकल्प चाहती थी वो विकल्प हम तैयार कर रहे हैं। समन्वय समिति बन गई है। 1 नेशन 1 इलेक्शन से पहले उन्हें 1 नेशन 1 इनकम करनी चाहिए। पहले लोगों के साथ आर्थिक न्याय करें। बीजेपी पूरे देश पर कब्जा करना चाहती है। दिल्ली में फलना उल्टा सीधा ऑर्डिनेंस ला करके पास करा लिए कब्जाने के लिए ना, तो वही चाहते कि देश में लोग कब्जा कर ले, राज्यों को खत्म करके खाली केंद्र रहे और बाद में बोलेंगे कि 1 लीडर 1 नेशन 1 लीडर 1 नेशन 1 पार्टी। कहाँ जा रहे हैं, किस रास्ते जा रहे हैं? 1 नेशन 1 रिलीजन, ये सब बेकार की बातें है ना। ये तो हिंदुस्तान को बर्बाद किया जा, संविधान को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। इंडिया गठबंधन की मुंबई में हुई तीसरी बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं, जिसका असर आने वाले चुनावों और लोकसभा चुनाव 2024 में दिखेगा। वहीं विपक्षी नेताओं ने अपनी एकजुटता से मोदी सरकार को ये संदेश दे दिया है कि आने वाले वक्त में बीजेपी को मजबूत गठबंधन से टकराना होगा। वहीं नीतीश ने कहा है कि आने वाले दिनों में इंडिया के साथ और दल भी जुड़ने वाले हैं, जिसकी कवायद में नीतीश जुटे हैं और इससे बीजेपी परेशान दिख रही है। इंडिया गठबंधन का तोड़ पीएम मोदी के पास भी नहीं है। ऐसे में अब पूरे मामले को दूसरी ओर ले जाने के लिए नया प्रयोग किया जा रहा है। देश में एक देश एक चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है और आज केंद्र सरकार ने इस मामले में एक कमेटी का गठन भी कर दिया। तो किसे मिली कमेटी में जगह, देखते हैं ये रिपोर्ट। एक देश एक चुनाव को लेकर केंद्र सरकार ने एक कदम और बढ़ा दिया है। 31 अगस्त को पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में पहले ही कमेटी के गठन का ऐलान हो चुका था और अब लॉ मिनिस्ट्री ने कमेटी में शामिल नामों का ऐलान भी कर दिया है। इसमें पूर्व राष्ट्रपति सहित 8 लोगों को जगह दी गई है और कमेटी के अध्यक्ष के रूप में रामनाथ कोविंद का नाम पहले ही सामने आ चुका था, जबकि सदस्यों में अमित शाह, अधीर रंजन चौधरी, गुलाम नबी आजाद, NK सिंह, सुभाष कश्यप, हरीश साल्वे, संजय कोठारी को जगह दी गई है। इसे लेकर केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा, अभी कमेटी बनाई गई है, ये कमेटी अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी जिस पर चर्चा कराई जाएगी। कमेटी में शामिल लोग संविधान के विशेषज्ञ और परिपक्व हैं और वहां चर्चा होगी, इसलिए किसी तरह अभी इस पर शंका नहीं करनी चाहिए। भारत को लोकतंत्र की जननी कहा जाता है, यहाँ विकास हुआ है। मैं संसद के विशेष सत्र के एजेंडे पर चर्चा करूंगा। एक देश एक चुनाव के सहारे बीजेपी की कोशिश विपक्षी एकता में सेंधमारी की है, लेकिन उसमें वो कामयाब नहीं हो पाएगी। ये विपक्षी दलों की मजबूत एकता से साफ हो गया है। उल्टा बीजेपी में ही टूट होती दिख रही है, क्योंकि पूरे देश में पार्टी के नेता नाराज दिख रहे हैं और राजस्थान में तो नाराजगी कुछ ज्यादा ही दिख रही है। और अब जो खबर आ रही है वो तो बीजेपी के लिए राजस्थान में जीत की संभावना को पूरी तरह से समाप्त कर सकती है। राजस्थान में बीजेपी वसुंधरा को सीएम उम्मीदवार घोषित नहीं करेगी। इस बात का ऐलान बीजेपी हाईकमान कर चुका है, जिसके बाद से ही वसुंधरा की नाराजगी की खबरें भी आ रही हैं। और इस बीच आज वसुंधरा राजे सिंधिया ने कांग्रेस सांसद और राजस्थान चुनाव के लिए कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन गौरव गोगोई से मुलाकात की है। दोनों नेताओं के बीच क्या बात हुई ये अभी तक सामने नहीं आया है। इसे सिर्फ औपचारिक मुलाकात कहा जा रहा है, लेकिन मुलाकात की जो तस्वीरें सामने आई हैं उनमें बड़ा संदेश दिखाई दे रहा है। उदयपुर एयरपोर्ट पर दोनों नेताओं के बीच बैठक हुई। इस बैठक के बाद से चर्चाएं वसुंधरा के बीजेपी छोड़कर अलग पार्टी बनाए जाने की भी हो रही है। वैसे विधानसभा चुनाव बेहद करीब है और अब इतना समय नहीं है कि नई पार्टी बनाई जा सके, क्योंकि चुनाव आयोग में नई पार्टी को लेकर जो प्रक्रिया है उसमें कम से कम 4 महीने का वक्त लग जाता है और राजस्थान विधानसभा चुनाव 1 महीने में घोषित हो जाएगा। वैसे वसुंधरा राजे की ओर से इस तरह का कोई संकेत नहीं दिया गया है कि वो पार्टी छोड़ रही हैं, क्योंकि उदयपुर से वसुंधरा सवाई माधोपुर पहुंची, जहां बीजेपी की परिवर्तन यात्रा को पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हरी झंडी दिखाई और वसुंधरा राजे सिंधिया इस कार्यक्रम में शामिल हुए। पहले यहां तक खबरें आ रही थी कि वसुंधरा पार्टी अध्यक्ष के कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगी। अब ऐसे सवाल उठ रहे हैं कि क्या वसुंधरा राजे सिंधिया बीजेपी को झटका देने की तैयारी कर रही हैं?
वसुंधरा की नाराजगी की खबरें तो बहुत पहले से आ रही हैं, लेकिन वो पार्टी के साथ बनी हुई हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में बीजेपी के अंदर सिर्फ नाराजगी की खबरें नहीं आ रही हैं, बल्कि पार्टी नेता लगातार बीजेपी का साथ छोड़ रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश कार्यालय पर पार्टी से इस्तीफा देने वालों की लंबी लाइन लगी है, तो कांग्रेस के कार्यालय में पार्टी में शामिल होने के लिए नेता दस्तक दे रहे हैं। और आज भी बीजेपी के कई दिग्गजों ने कांग्रेस का दामन थामा, जिसमें से एक तो इस समय बीजेपी का विधायक भी है। पहले बीजेपी के नेता पार्टी छोड़ रहे थे, फिर विधायक, पूर्व सांसद और पूर्व मंत्रियों ने पार्टी से इस्तीफा देना शुरू किया और अब तो वर्तमान विधायक भी इस्तीफा दे रहे हैं। आज प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पर बीजेपी छोड़कर कांग्रेस की सदस्यता लेने वाले दिग्गज नेताओं का जमावड़ा लग रहा है, जिन्हें पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने पार्टी की सदस्यता दिलाई, जिसमें शिवपुरी जिले की कोलारस विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक वीरेंद्र सिंह रघुवंशी शामिल हैं। रघुवंशी ने हाल ही में बीजेपी से इस्तीफे का ऐलान किया था। दावा किया जा रहा है कि बीजेपी रघुवंशी को ज्योतिरादित्य सिंधिया की बुआ और शिवराज सरकार में मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया के खिलाफ शिवपुरी सीट से मैदान में उतारा जा सकता है। रघुवंशी शिवपुरी से विधायक भी रह चुके हैं और उनके समर्थक भी चाहते हैं कि रघुवंशी शिवपुरी से ही चुनाव लड़े। इसके अलावा पूर्व विधायक भंवर सिंह शेखावत ने भी कांग्रेस का दामन थामा है। कांग्रेस उन्हें बदनावर से सिंधिया समर्थक राज्यवर्धन दत्तीगांव के खिलाफ टिकट दे सकती है। इसी तरह यूपी की झांसी सीट से 2 बार सांसद रहे सुजान सिंह बुंदेला के बेटे चंद्रभूषण सिंह बुंदेला उर्फ गुड्डू राजा भी कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। गुड्डू राजा का छतरपुर, निवाड़ी और टीकमगढ़ में जबरदस्त प्रभाव है। इसी के साथ भोपाल से बीजेपी के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता के भांजे डॉक्टर आशीष अग्रवाल ने भी कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की है। कांग्रेस का दावा है कि आने वाले दिनों में बीजेपी के कई और विधायक कांग्रेस का दामन थामेंगे। एमपी में कांग्रेस के आगे बीजेपी बेबस है। इधर G20 शिखर सम्मेलन में भी भारत मुश्किल में दिख रहा है। दिल्ली में होने वाले शिखर सम्मेलन को लेकर चीन और रूस भारत को चेतावनी दे रहे हैं। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। 9 और 10 सितंबर को भारत की अध्यक्षता में G20 की बैठक है, लेकिन ये बैठक भारत की मुसीबत बढ़ाती दिख रही है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पहले ही बैठक में शामिल होने से इनकार कर दिया था और उसके बाद चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भी बैठक में आने से मना कर दिया है। रूस की तरफ से विदेश मंत्री तो चीन के प्रधानमंत्री बैठक में शामिल होंगे। इस बीच चीन ने बैठक के कई मुद्दों पर अपनी आपत्ति जताई है। वासुदेव कुटुंब से लेकर यूक्रेन रूस के बीच चल रही लड़ाई का दिल्ली घोषणा पत्र में जिक्र होने का विरोध किया है। चीन ने कहा कि G20 की थीम वासुदेव कुटुंब संस्कृत का शब्द है और ये भाषा UN की तरफ से मान्यता दी गई 6 आधिकारिक भाषाओं में शामिल नहीं की गई है। इसके साथ ही यूक्रेन रूस लड़ाई का जिक्र भी प्रस्ताव से हटाने की बात उसने कही है और अब इस मामले में रूस भी चीन के साथ आ गया है। रूस के विदेश मंत्री सरगई लावरोव ने खुली चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि जियोपॉलिटिकल पैरा 13 को शामिल करना G20 जनादेश के अनुरूप नहीं है। चीन और रूस से इसके बाद प्रस्ताव को मंजूरी देने से मना कर दिया है। रूसी विदेश मंत्री ने कहा कि रूस G20 शिखर सम्मेलन की अंतिम घोषणा पत्र को तब तक रोकेगा जब तक कि ये यूक्रेन और अन्य संकटों पर मॉस्को के विचारों के अनुरूप नहीं होगा। दरअसल जो दस्तावेज तैयार किया गया है उसमें यूक्रेन के खिलाफ रूस को आक्रमणकारी माना गया है और उसकी निंदा की गई, जिस पर चीन को भी आपत्ति है और रूस को भी। यहाँ पर भारत बुरी तरह से फंसता दिख रहा है।